चलिए, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज हम लोग मध्यकाल के इतिहास में विजयनगर की बात चल रही है। वो विजयनगर जो मध्यकाल के इतिहास में एक इकलौता हिंदू साम्राज्य। हम लोग इस साम्राज्य के ऊपर में एक पहले भी वीडियो देख ली है कि किस परिस्थिति में हरिहर और बुक्का के द्वारा ये साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1336 ईस्वी में। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हरिहर के बारे में देखे और बुक्का प्रथम के बारे में देखे, और आज उसके आगे से हम लोग देखने वाले हैं। पिछले में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि क्या क्या पढ़ा दिए हैं। तो पिछले में हम आपको बताएं तो कहते हैं कि ये जो विजयनगर एक एम्पायर था जो कि दक्षिण भारत में चला, तो मध्यकाल के इतिहास में जो विजयनगर है, जिसका अर्थ होता है विजय का मतलब होता है जीत और नगर का मतलब होता है शहर, यानी इसका अर्थ होता है जीत का शहर। अब आगे ध्यान से समझेंगे। ये विजयनगर साम्राज्य में कुल और कुल मिला के 4 वंश चले। पहले जो वंश है उस वंश का नाम संगम वंश, और लास्ट जो वंश है अरविडु वंश। तो संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी, और सालुब वंश दूसरा वंश आया इसमें जो 1485 से 1505 चला, और तुलुब वंश जो 1505 से 1570 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके अलावा जो लास्ट जो वंश है जिसको अरविडु वंश बोलते हैं, और ये अरविडु वंश 1570 के बाद घींच तिर के तकरीबन लगभग बात करें तो 1650 ईस्वी तक चला। यानी कुल और कुल अगर बात कर ले तो इस विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश चले, और 4 राजवंशों ने लगभग अगर बात करें तो 300 वर्षों तक इस विजयनगर पर हुकूमत किए थे। अब ध्यान से समझेंगे आगे की कहानी। पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे हरिहर के बारे में और बुक्का के बारे में, हरिहर के बारे में और बुक्का। तो यहाँ से ध्यान सुनेंगे। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलने के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के आगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी थी जिसको कृष्णा नदी का है। और बताए थे कि इस कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश से इधर कर्नाटक में बहती है, ये अपना जल ले जाकर करके मिला देती है किसमें, तो कृष्णा नदी में। तो इस नदी का नाम था तुंगभद्रा। याद रखेंगे इस नदी का नाम क्या था, तुंगभद्रा। और ये जो नदी है इस नदी का नाम कृष्णा है। अगर बात तुंगभद्रा की करें तो तुंगभद्रा जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और यहाँ जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर बगल में अगर तुंगभद्रा नदी के अगर तट के किनारे बात करें तो एक जगह था जिस जगह का नाम था अनेगोंडी। याद रखेंगे अनेगोंडी। और इसी अनेगोंडी नामक जगह पर सबसे पहली बार विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पहली राजधानी जो विजयनगर की थी वो राजधानी था अनेगोंडी। बाद में हरिहर के शासन में ये जो जगह देख रहे हैं अनेगोंडी, ये थोड़ा ठीक नहीं था भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि नदी के किनारे एक राजधानी को बसाया जाना, थोड़ा सा बाढ़ वगैरह के समस्या आ जाने के लेकर के यहाँ पर ये भौगोलिक स्थितियां ठीक नहीं होने के कारण हरिहर के ही काल में कहते हैं कि राजधानी बदल कर करके, और ये अनेगोंडी से राजधानी बदल कर करके और विजयनगर किया गया, जिसको हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम्पी के नाम, इसको हम्पी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हम्पी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कर्नाटक में जिस जगह पर विजयनगर है तो उसमें वहां पर एक स्थानीय मातृ देवी थी, और उस देवी का ही नाम था पंपा देवी। याद रखेंगे देवी का नाम क्या है, पंपा देवी। और पंपा देवी के नाम पर इस जगह को हम्पी कहा गया। पंपा देवी के नाम से, ध्यान समझेंगे, पंपा देवी के नाम से इस जगह का नाम हम्पी पड़ा, और विजयनगर साम्राज्य का ही नाम है हम्पी नगर। तो इसको हम्पी नगर बोले या विजयनगर बोलिए, आप वही याद रखेंगे, कर्नाटक में पड़ती है। अब ये कर्नाटक में पड़ती है, और ये कृष्णा नदी के दक्षिण की अगर बात कर ले तो दक्षिण में बसा ये शहर था, साम्राज्य था, जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। अब आगे हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऊपर में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि ऊपर में बहमनी साम्राज्य चलता था। कौन साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य थे। और नीचे ये कृष्णा नदी के दक्षिण में जो साम्राज्य चलते थे, इस साम्राज्य को ही विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, और ये एक हिंदू साम्राज्य थे। अब कहानी अगर आगे हम आपको बताएं बढ़ाएं तो कहते हैं कि हरिहर द्वितीय जो है वो बुक्का प्रथम के बाद इस विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर बैठे। इनके बारे में कहते हैं कि इनसे पहले बुक्का की अगर बातें कर ले तो मदुरा को जीता था। यहाँ तमिलनाडु में पड़ता है दक्षिण में मदुरा को।
और ये किनारे वाला जो एरिया था समुद्र के यहाँ समुद्र है, इधर का अगर बात कर ले तो इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर तटीय वाला एरिया। और इस कोस्टल एरिया के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ पूर्वी जो तट आपको दिख रहा है, हम पश्चिमी तट की बात नहीं कर रहे, तो पूर्वी तटीय से लगे जितने भी क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों को जीतने का प्रयास हरिहर द्वितीय किए थे। ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ हरिहर द्वितीय के शासन की बात कर ले तो 1377 से लेकर के 1405 ईस्वी तक इनका शासन काल देखा गया है। कहते हैं कि इन्होंने पूर्वी समुद्री तटीय वाले जितने भी इलाका है, इन सभी क्षेत्रों को इन्होंने जीतने का काम किया। और ये विजयनगर का पहला एक ऐसा राजा थे कि जिन्होंने, याद रखेंगे, कि महाराजाधिराज की उपाधि दी। याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में पहला कोई ऐसा शासक जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि लिया हो। महाराजाधिराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा, याद रखेंगे। तो ये हरिहर द्वितीय थे। ये इनके अलावे महाराजाधिराज के अलावे इनको राज परमेश्वर भी कहा गया है। तो इन्होंने दो उपाधि, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे कि सबसे पहला ऐसा साम्राज्य विजयनगर में जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया वो हरिहर द्वितीय थे, याद रखना है। इसके अलावे हरिहर द्वितीय के महाराजाधिराज के उपाधि के अलावे इनके एक और उपाधि जिसको कहते हैं राज परमेश्वर। अब ध्यान से समझेंगे बात को। अब मामला आता है कि एक दुआव था, जिस दुआव को कहते हैं रायचूर का दुआव। ये रायचूर का दुआव क्या है, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। दुआव का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, जैसे अगर एक इधर नदी बह रही है और एक इधर नदी बह रही है, और कहते हैं कि ये जो बीच का आप एरिया, ये बीच का एरिया देख रहे हैं, तो दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसी को कहते हैं दुआव। याद रखेंगे, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को दुआव क्षेत्र कहेंगे। तो इधर में अगर बात कर ले तो यहाँ देखिए ऊपर में कृष्णा नदी है और ये नीचे में तुंगभद्रा नदी, और इस तुंगभद्रा नदी और ये कृष्णा नदी, याद रखिए तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, ये दोनों के बीच के एरिया वाला जो कर्नाटक का हिस्सा था, एक क्षेत्र था जिस क्षेत्र को दुआव क्षेत्र कहते हैं। और दुआव क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय काल में राजाओं की जो भूमिका है, अगर राजा की बात कर ले तो राजा ताकतवर ज्यादा कब होगा, ज्यादा सेना कब बहाल करेगा, जब उसकी स्थिति ठीक होगी। तो उसकी स्थिति ठीक होगी, राजकोष जो है, याद रखना है, रॉयल जो ट्रेजरी है, तो राजकोष को क्या करेंगे कि उसको मजबूत बनाने के लिए राजा को ज्यादा टैक्स आएगा, और टैक्स ज्यादातर तो कृषि से ही आते थे। तो याद रखना है, यानी ये बहमनी की भी नजर थी इस जो बीच का जो ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा मान ले तो बीच का जो एरिया है दुआव था, इस तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो दुआव, जिस दुआव को कहते थे रायचूर का दुआव, याद रखेंगे। और इसी रायचूर के दुआव को बहमनी साम्राज्य भी चाहता था कि हमारा कब्जा हो जाए, और इधर विजयनगर साम्राज्य के राजा चाहते थे कि इस दुआव क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो जाए। और इस चीज को लेकर के कहते हैं कि इधर से जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे इस समय में, इस शासक का नाम था फिरोज शाह, याद रखेंगे। जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, इस शासक यानी सुल्तान का नाम था फिरोज शाह। जबकि अगर नीचे में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, इन राजा का नाम था हरिहर द्वितीय, याद रखेंगे। तो हरिहर द्वितीय के शासन काल में बहमनी साम्राज्य के जो राजा शासक सुल्तान की अगर बात कर ले तो फिरोज शाह क्या किए कि रायचूर के दुआव को लेकर करके हमला किए। वो चाहते थे कि रायचूर के दुआव बहमनी साम्राज्य में मिल जाए, और रायचूर के दुआव से आने वाले जितने भी राजस्व है वो बहमनी सुल्तान को प्राप्त हो, जिससे बहमनी साम्राज्य अपनी स्थिति के और मजबूत कर सके और क्षेत्र विस्तार कर सके। अब ये देखिए, अब जो दुआव की जिस बात कर रहे हैं, अभी दुआव की अगर बात कर ले तो आपको दिखने में तो लग रहा है कि दो नदियों का बीच का एरिया है, बड़ा खुशहाल जीवन होता है, लेकिन दुआव क्षेत्र में रहने वाले लोग ही जानते हैं कि कितना मुश्किल का जीवन है। अगर अभी देखें तो दुआव क्षेत्र, इस रायचूर जो यहाँ जगह है, वहाँ एक जिला है जिस जिला को रायचूर का जिला कहते हैं। अगर इस रायचूर के जिला की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि ये ऊपर में कृष्णा नदी और नीचे में ये तुंगभद्रा नदी है, और ये दोनों का बीच का एरिया है। लेकिन यहाँ पर सूखा इतना जकड़ लिया है, इतना जकड़ लिया है कि यहाँ पानी के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। लोग जो है घड़ा लेकर करके, ड्रम लेकर के, बड़ा सा
बाल्टी वगैरह लेकर के पानी की तलाश में कहते हैं कि लोग लाइन में घंटों घंटों खड़ा रहते हैं। यानी इतना उपजाऊ जो जगह है, लेकिन वहां पर समस्या कितना बड़ी है आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो याद रखेंगे, लेकिन फिर भी इस रायचूर के द्वार वाले क्षेत्र में अगर सिंचाई का अगर बढ़िया बंदोबस्त हो तो कहते हैं कि जमीन बहुत उपजाऊ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि नदी जो होती है अपने द्वारा जो मिट्टी बिछाती है वो मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी खास कर करके बात करें तो कृषि कार्य के लिए, जिसमें अनाज हो जैसे चावल है, गेहूं है, इस सब के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है। और ये दोनों नदियां, इधर से कृष्णा नदी अपने मिट्टी बिछा दे रही है नई मिट्टी लाके, और ये तुंगभद्रा नदी है, ये भी जब वर्षा ऋतु में इस नदी में भी जल आ जाते हैं तो ये भी अपना जल बिसार देती है। अभी अगर देखें तो कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी में जल न के बराबर है, क्योंकि ये दक्षिण भारत के जितने भी लगभग नदियां हैं ये तो हिमालय से नहीं निकलती है। अगर नदियां हिमालय से निकलती तो ये नदियां सदा रहती, मैंने कहे के मतलब कि 12मासी नदियां होती, यानी इस नदी में सालों भर पानी होते। लेकिन ये दक्षिण के नदियां हैं, ये मौसमी नदियां हैं। जब वर्षा ऋतु का मौसम आएगी तो इस नदी में पानी रहेगी, और वर्षा ऋतु का खत्म हो जाएगा तो गर्मी के दिनों में ऐसे नदियां सूखी पड़ जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में उस समय में कृषि कार्य करने का अलग बंदोबस्त था, आगे बताएंगे। अब ध्यान सुनेंगे। लेकिन इस रायचूर के द्वार को लेकर के कहते हैं बहमनी सम्राट और विजयनगर साम्राज्य में कहते हैं कि दोनों के बीच में आक्रमण हुआ, और कहते हैं कि ये जो फिरोज शाह था ये पहले आक्रमण को जीत लेते हैं और हरिहर द्वितीय हार जाते हैं। लेकिन तुरंत हरिहर द्वितीय अपनी सेना मजबूत करते हैं, और सेना मजबूत करने के साथ कहते हैं कि फिर जो है ये फिरोज शाह पर आक्रमण करते हैं, और फिरोज शाह पर आक्रमण करने के बाद ये बहमनी साम्राज्य को हरा देते हैं। और बहमनी साम्राज्य को हराने के बाद रायचूर द्वार तो जीतिए जाते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि जो गोवा का जो एरिया था, ये जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बगल में छोटा सा क्षेत्र गोवा का एरिया, तो कहते हैं कि गोवा का क्षेत्र और साथ साथ जो बेलगांव आप लोग जानते हैं जो कर्नाटक में पड़ते हैं, तो कहते हैं कि बेलगांव और गोवा दोनों क्षेत्र को जीत लेते हैं। और इसके अलावे एक रायचूर का क्षेत्र को लेकर के जो पंगा हो रहा था फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य और कहते हैं विजयनगर में, ये अब आ जाता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, जिसको कहते हैं रायचूर के द्वार। तो इतना आपको जानकारी हरिहर द्वितीय के बारे में रखना है। एक बार फिर से सुन लो। इन्होंने पूर्वी समुद्री वाले एरिया पर जो है अपना क्षेत्र विस्तार, राज्य विस्तार के। इनकी उपाधि की बात करें तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए। अगर देखेंगे इनके यहाँ तो इस समय में आक्रमण हुए थे रायचूर द्वार क्षेत्र को लेकर के। जिस रायचूर द्वार क्षेत्र की बात करें तो हरिहर द्वितीय इसको क्या किए थे, जीत लिए थे। और साथ ही साथ गोवा और बेलगांव जैसे क्षेत्रों पर भी जो है हरिहर द्वितीय वो जीत प्राप्त किए थे। अब आगे जाएंगे। कहते हैं कि 1405 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और आगे का जो उत्तराधिकारी, हालांकि इसके बीच में दो सासक बने 6-6 महीना के, रामचंद्र वगैरह, तो ये उनके बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि ये 6-6 साल हुकूमत किए और बाद में मर गए, तो ध्यान से समझेंगे। आगे आते हैं देवराय प्रथम जो 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक हुकूमत करते हैं। और ये विजयनगर की बात कर ले तो देवराय प्रथम के अगर ध्यान से समझेंगे तो पहले वाले में एक हरिहर द्वितीय के शासन काल में बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान फिरोज शाह थे वो आक्रमण किए थे रायचूर द्वार को लेकर करके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन वो बाद में जब देखे कि देवराय प्रथम के अगर बारे में बात कर ले तो ये ताकतवर राजा नहीं थे, और इनका फायदा उठा करके कहते हैं कि ये जो फिरोज शाह है, अब इनके जब शासन आया इनके हाथ में, तो फिरोज शाह देवराय प्रथम के शासन काल में आक्रमण कर दिया विजयनगर। ध्यान समझेंगे, किस पर आक्रमण किया, विजयनगर पर। और कहते हैं कि आक्रमण में विजयनगर के जो अब सुल्तान, अब जो सम्राट थे विजयनगर के, जिसका नाम देवराय प्रथम थे, कहते हैं कि फिरोज शाह से युद्ध को हार गए। और हार गए, ये चाहते थे कि भैया इस दबाव को लेकर के कभी भी अब ये विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण नहीं हो जाए, दोनों में बहमनी और विजयनगर में शांति कायम रहे। और कहते हैं कि हारने के बाद ये हरजाना भरे थे। जैसा कि आप जानते हैं हरजाना का मतलब होता है जैसे एक राजा अगर दूसरे क्षेत्र पर अगर लड़ाई लड़ेगी और जीत प्राप्त कर लेगी तो लड़ाई जो जीत
जीतता है तो जीतने वाला का जितना भी नुकसान हुआ है तो हारने वाला उसको पे करेगा, उसी को हर्जाना कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान थे फिरोज शाह, उनको कहते हैं कि देवराय प्रथम जो है कई, जैसे मान लेते हैं मोती हो गए, हाथियां हो गए, इसके अलावा 10 लाख रुपए, उस जमाने में 10 लाख रुपए हर्जाना जो है वो देवराय भरे किसको, तो बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान फिरोज शाह थे उनको भरे। अब कहते हैं कि इतना ही नहीं, देवराय प्रथम चाहते थे कि भविष्य में कभी नहीं लड़ाई हो, इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्री का भी जो है विवाह किया था, कहां, तो ये बहमनी साम्राज्य में। हालांकि ये हिंदू साम्राज्य के थे और ये इस्लामिक डायनेस्टी चल रहा था, मुसलमानों का साम्राज्य था, लेकिन फिर भी ये लोग जो थे ये अपना पुत्री का विवाह, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम अपने पुत्री का विवाह बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान फिरोज शाह थे उनसे कर दिए। और कहते हैं कि शादी करने के अलावे ये रायचूर का जो दुआव था और इसके साथ साथ एक बंकापुर का क्षेत्र था, तो रायचूर दुआव और बंकापुर का क्षेत्र ये दोनों को जो है ये दहेज के रूप में समझिए कि फिरोज शाह के हवाले कर दिए। तो अब जिस रायचूर के दुआव को हरिहर द्वितीय जीत कर करके विजयनगर में मिला लिए, तो उनके आने वाला जो उत्तराधिकारी देवराय प्रथम थे वो देवराय प्रथम जो है हार कर करके और ये दहेज के रूप में बहमनी को दे दिया। अब इनके आगे अगर बात करें तो प्रसिद्ध जो बातें हम अगर बात करें तो कहते हैं कि ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए थे, जिससे सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण किए, जिस नहरों के माध्यम से कहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो समस्या होती थी कई क्षेत्रों में सिंचाई को लेकर के, जल को लेकर के, तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके नहरों का जाल बिछा कर करके इन्होंने सिंचाई का जो समस्या था उनका समाधान करवाए, जिसका नाम है देवराय प्रथम। चलिए आगे अगर बात करें तो प्रमुख बात ये याद रखना है आपको कि इन्हीं के शासन काल था कि एक यात्री आया था जिसका नाम था, इटली से आए थे, जिसका नाम है निकोलो डी कॉन्टी। याद रखेंगे यहां हमने लिखा है निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी की अगर बात कर ले तो अब विजयनगर में एक बात, एक प्रमुख चीज और याद रखेंगे कि विजयनगर में अगर यात्री की अगर बात कर ले तो विजयनगर में आने वाला पहला यात्री की अगर बात कर ले तो यही थे निकोलो डी कॉन्टी। और ये निकोलो डी कॉन्टी इटली के यात्री थे, इसको इतालवी यात्री भी बोलते हैं। कैसा यात्री बोलते हैं? इतालवी यात्री। तो याद रखना है आपको कि निकोलो डी कॉन्टी किनके दरबार में आए थे, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो किनके दरबार में आए थे, तो देवराय प्रथम के दरबार में आए थे और सबसे पहले आए थे। हालांकि इसमें कंफ्यूजन होगा, आगे चल करके अब्दुल रजाक आएंगे, फिर आगे कृष्ण देवराय के शासन काल में बरबोसा आएंगे, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो आने वाले हैं वो देवराय प्रथम के ही शासन में आए थे और पहला यात्री जिसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी आए थे, तो इसमें भारत में खास करके यह दो त्योहारों के बारे में जिक्र किए थे, एक दीपावली और एक नवरात्र। याद रखेंगे दीपावली और नवरात्र के बारे में अच्छा खासा जिक्र किए थे, भारत के कई विशेषताओं को रखे थे, बताए थे कि बहुत सारे यहाँ के ऐसे रीति रिवाज, संस्कार, त्योहार वगैरह होते हैं जो अगर बाहर की बात कर ले तो इस तरह के नहीं होते थे। तो याद रखना आपको इतना ही कि इतालवी यात्री निकोलो डी कॉन्टी किनके दरबार में आए थे, तो देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में पहले आने वाला यात्री कौन था, तो निकोलो डी कॉन्टी थे। निकोलो डी कॉन्टी कहां की यात्री, तो इटली की यात्री है। आगे नेक्स्ट सुनेंगे, कहते हैं कि इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये क्या किए कि 10,000 मुसलमानों की बहाली की अपने सेना में। यानी इनको लगता होगा कि भाई अगर मुसलमान को रखेंगे तो सेना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, बाकियों से अगर दूसरे, चूंकि ऊपर में देखें तो ये उत्तर भारत में देखें तो जितना भी अभी डायनेस्टिक चल रहा है, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम शुरू हो गया है, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी सल्तनत में जो आ रहे हैं गद्दी पर बैठ रहे हैं सब तो सल्तनत काल है, तो सुल्ताने का काल है। और इस सुल्तान में ज्यादातर तो जो फौजे होते थे वो ज्यादातर मुसलमान होते थे। बहमनी साम्राज्य की अगर बात कर ले तो इसमें भी ज्यादातर तो मुसलमान होते थे। तो हो सकता है कि इनको आगे ऊपर में अगर देख करके इनको प्रेरणा मिला होगा, तो ये भी क्या किए कि 10,000 अपने
अपने फौजों में 10,000 मुसलमानों की क्या किए, बहाली की। चलिए आगे अगर बातें कर ले तो इनके बाद का जो आगे जो शासन संभाले इस गद्दी को, तो कहते हैं कि उसका नाम था देवराय द्वितीय। याद रखना है, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की बात कर ले तो 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक शासन करते हैं और कहते हैं कि इनको दो उपाधि जैसे गजबेटकर कहते हैं या फिर इमाडी देवराय, इनके अलावा और भी उपाधि है लेकिन दो प्रमुख याद रखेंगे। गजबेटकर, गजबेटकर का अर्थ होता है कि हाथियों का शिकार करने वाला, याद रखेंगे, हाथियों का शिकार करने वाला जिनको उपाधि मिला गजबेटकर। तो ये इन्होंने कौन कौन से टाइटल लगाए, गजबेटकर और एक और याद रखेंगे इमाडी देवराय। ध्यान सुनेंगे, ये दोनों उपाधि जो है वो देवराय प्रथम नहीं बल्कि देवराय द्वितीय अपना है। आगे ध्यान सुनेंगे, सामान्यतः अगर लोगों की बात करें उस समय में जितने भी लोग होते थे तो कहते थे कि देवराय जो द्वितीय होता है ये कोई साधारण आदमी नहीं, इनको सामान्यतः लोग इंद्र के अवतार मानते थे। याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में जो लोग होते थे वो इंद्र के अवतार किसको माने हैं, तो देवराय द्वितीय जैसे शासक को माने। यानी जनता के लिए, प्रजा के लिए बहुत ही बढ़िया ढंग से ये अपना हुकूमत चला रहे थे। प्रजा के खुशहाली के लिए हर बंदोबस्त किए थे, प्रजा इनसे खुश थे, इसीलिए प्रजा इनको जो है इंद्र का अवतार मानते थे। अच्छा, एक यात्री का याद रखेंगे, अब्दुल रज्जाक के बारे में आप लोग जानते होंगे, फारसी यात्री, याद रखेंगे। ये ईरान के एक शासक थे जिसका नाम मिर्जा शाहरुख था। ईरान के शासक है जिसका नाम है मिर्जा शाहरुख है, या फिर इसको कई पुस्तकों में शाहरुख खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शाहरुख खान अभी मॉडल वाला नहीं है, लेटेस्ट वाला नहीं है, ये शाहरुख खान मध्यकाल के एक शासक का नाम है जो शासक ईरान का शासक था, ईरान का राजा। और कहते हैं कि ईरान के जो शासक थे शाहरुख खान या मिर्जा शाहरुख की बात कर लें तो वही जो है अब्दुल रज्जाक को दूत बना करके और विजयनगर में भेजे थे। ठीक है, और याद रखना है बात को कि अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर में आए थे तो उस समय शासन किसका चल रहा था, देवराय द्वितीय का। ठीक है, अब अब्दुल रज्जाक के बारे में अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन याद रखेंगे अब्दुल रज्जाक जो यात्री है वो किनके दरबार में आए हैं, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आए। आगे ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं कि इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, चूंकि ये दक्षिण में अगर बात कर ले तो ये अंडाकार आकृति का जो ये देख रहे हैं आप, ये द्वीप है, जिस द्वीप को कहते हैं कौन सा द्वीप, तो सिलोन द्वीप। सिलोन द्वीप, बाद में सिरहन द्वीप, अंग्रेजी सब आया तो उलट पलट किया, मोतियों का द्वीप, हीरे मोती अधिक पाए जाने के कारण इसको मोतियों का द्वीप भी कहते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, ये जो श्रीलंका आप देख रहे हैं तो कहते हैं कि ये ऐसा सुल्तान था देवराय द्वितीय, इसको महान सम्राट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा था कि ये श्रीलंका के दक्षिण तक जाकर करके और अपने क्षेत्र को जो है वो विस्तृत किया और श्रीलंका के दक्षिण वाले हिस्सों से भी ये टैक्स को भी वसूलता था और क्षेत्र विस्तार किए। इन्होंने अपनी सेना को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहते हैं कि तुर्की से तकरीबन 2000 धनुर्धारी को बहाल किए थे अपनी सेना में। तो ये अपने चाहते थे कि सेना मजबूत हो, किसी तरह से किसी के छोटे छोटे जो साम्राज्य जैसे बावनी वगैरह आक्रमण कर देते थे, तो ऐसे साम्राज्य से ये हारना नहीं चाहते थे और ये अपने सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2000 तुर्की धनुर्धारों की बहाल किए थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये श्रीलंका जो सिलोन जिसको हम लोग जानते हैं, तो श्रीलंका को जीतने का काम किए। एक बात और याद रखेंगे, इनके दरबार में बात करें तो एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिसका नाम श्रीनाथ है, याद रखेंगे। तो श्रीनाथ प्रसिद्ध जो तेलुगु थे वो किनके दरबार में रहे थे, किनके दरबार में शरण लिए, तो याद रखना है देवराय द्वितीय। क्लियर, अब ध्यान से समझेंगे बात को। एक बार फिर से यहाँ ध्यान से देख लीजिए, एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, दो चीज और, एक कमलपुरम, कमलपुरम आप देख रहे हैं, कमलपुरम जलाशय, हम इस पर अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम आपको बताएं कि होता क्या था कि ये दुआव का एरिया है, ध्यान सुनेंगे। और जिस हम्पी नगर की बात कर ले जो राजधानी है, वो अगर बात कर ले ऊपर में कृष्णा नीचे में तुंगभद्रा, बीच का जो ये सब एरिया था, तो वहां जल का बहुत अभाव था, सूखा वाला क्षेत्र था। ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक सूखा क्षेत्र थे। तो इस सूखे क्षेत्र में उस समय क्या किए जाते थे कि जलाशय का निर्माण किए जाते थे, जल का एक बहुत सा हौदा कह सकते हैं, हौज कह सकते हैं, उस तरह से बनाए जाते थे। उसमें एक प्रमुख जलाशय जिसका नाम है कमलपुरम, और ये कमलपुरम बहुत विशाल एक हौज बनाए गए थे जिसमें पानी एब्जॉर्ब होते थे और इससे नहर के माध्यम से कहते हैं कि ये राजकीय केंद्र तक पहुंचाने का भी जो है कार्य किया जाता था उस समय में। अच्छा, गोपुरम क्या होता है, गोपुरम कह सकते हैं कि दक्षिण
भारत में गोपुरम कहते हैं किसको, तो ये अधिकांश आप लोग दक्षिण भारत के साउथ फिल्मों में देखते होंगे कि गोपुरम मंदिर को कहते हैं। और ये मंदिर को नहीं, मंदिर में अंदर नहीं, जैसे मंदिर में एक प्रवेश द्वार होता है, एक देखिएगा कि बड़ा सा एकदम गेट होगा, अंदर में देखिएगा तो पूरा आगे से देखिएगा तो एक विशाल कहते हैं और काफी ऊंचा एक भव्य जो द्वार होंगे, यानी प्रवेश द्वार जिसको कह सकते हैं। कौन सा द्वार कहेंगे, प्रवेश द्वार। तो जो प्रवेश द्वार होते हैं मंदिरों में जाने का, जो प्रवेश द्वार होते हैं जो काफी ऊंचे होते हैं, एक विशाल भव्य होते हैं, तो इसे प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहते हैं। और ये जो विशाल इसका जो निर्माण किया गया है, उस समय राजा के सम्राट के ताकत की ओर इशारा करने के लिए एक गोपुरम का निर्माण किया गया। ठीक है, तो बस अब आगे का जो पोर्शन है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आगे देखिए।